अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक हवेली बेस्ड नावल रूड हीरो के साथ। नावल में किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब, एपिसोड नंबर 8 की जानिब। जी तो चलते हैं। इम्तियाज़ बोलने के साथ साथ उसकी मर्जी जाने बगैर खोल कर ज्वेलरी पहनाने लगी। यकीनन उसे ये सब करने का सख्ती से हुक्म था। हरीम के लबों पर पल भर में एक तलखी सी हंसी जगमगाई। सुरख जोड़े के ऊपर रह सोगवार हुस्न को आंखें हैरान कर रही थी और दिलकशी अता कर रही थी। शाम के तकरीबन 7 बजे उसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी। जमीनों से वो हॉस्पिटल गया था और वापस लौटा था। रफीक ने लपक कर गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो छल कर थके अंदाज में ड्राइवर के करीब खूबसूरत लान में रखी चेयर पर ढह गया। रफीक काम हुआ? जी सरदार जी। बोलो पापा, सरदार ने जी के घर पहुंचा दिया है। उनके भाई ने रिसीव किया था, वो पढ़कर उन्हें तसल्ली हुई है और उन्होंने बीबी जी को तलाश की जिद भी बंद कर दी है। गुड। सरदार जी मुझे माफ़ कर दें, इस सब में सारा मेरा कसूर है। अगर मैं ही सरदारनी जी को फैजान की बहन समझकर यहाँ ना लाता तो ये सब ना हुआ होता। ये सब मेरी वजह से हुआ, बहुत बुरा हुआ उनके घर वालों के साथ। मुझे माफ़ कर दें। रफीक ने उस दिन कांटों पर लौट रहा था और अब फिर जायश के सामने हाथ जोड़ दिए। माफ़ किया जाने दो रफीक, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था तुम्हारी सरदारनी मुझ तक ऐसे पहुंची, वो मेरे नसीब में शायद ऐसे ही लिखी थी। वो एक ही जानिब निगाहें मरकूज किए बोला तो रफीक चौंक गया। वो तो सुबह से ही सरदार के रंग ढंग पूरी तरह बदले हुए देख रहा था। और सरदार जी, वो फैजान, उसके क्या करना है? भाड़ में जाए वो, और पैरा हटा दो उस पर। मुझे अब किसी को बदला या इंतकाम नहीं लेना। एक मरतबा बदला लेने की कोशिश कर चुका हूँ। क्या हुआ? खुद अपनी निगाहों में ही गिर गया हूँ। मैंने अपना मामला पूरी तरह अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। कायनात की किसी भी चीज़ से बेहतर इंसाफ करने वाला है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है मेरे साथ। बस अल्लाह ताला मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मुझसे अनजाने में हुए। इनकी तलाफ़ी हो जाए तो बड़ी बात है, सरदार जायश जहांगीर ने कहा। तो रफीक की निगाहों में उनका मुकाम और मजीद मर्तबा बढ़ गया था। इधर जायश की निगाहें सामने वाले लान से पिछले लान की तरफ उठी तो एक सुर्ख आंचल में उलझ गई। वो एक ट्रांस के आलम में अपनी जगह से उठा और कदम खुद बहुत हवेली की दाएं जानिब से पिछले लान की जानिब उठने लगे। रफीक खामोशी से गेट की जानिब चला गया। वो पिछले लान में निकल आया जो क्यारी के रो के दरमियान में बने से पिंजरे में मौजूद परिंदों की जानिब मतवज्जो थी और उनकी अनचाही आहट पर अपनी जगह से ठिठक गई। इम्तियाज़ ने उसे इस्तार करके खाना खिलाया और पूरी अंदरूनी हवेली घुमाया और उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई। मगर काफ़ी देर बोर होने के बाद वो फिर कमरे से बाहर निकल आई। इम्तियाज़ किचन में ही काम कर रही थी। सरदारनी जी, कोई काम था तो मुझे बुला रही थी। अपना हर काम छोड़ छाड़ कर मिठास भरा लहजा उसकी जानिब मतवज्जो हुई। मैं बोर हो रही थी, तुमने कहा था पिछले लान में चलेंगे तो चलो चलते हैं, हरीम ने कहा। तो उसने किचन में मौजूद एक और मेड को ज़रूरी हिदायत दी और खुद को हरीम के साथ बाहर निकल आई। वो काफ़ी देर उसे लेकर बाहर घूमती रही और फिर इम्तियाज़ हरीम ने एक मरतबा वापस जाने को नहीं बोला तो इम्तियाज़ भी उसके साथ वही मौजूद रही। वो परिंदों के पिंजरे की तरफ मतवज्जा थी। जब इम्तियाज़ ने सरदार जायश जहांगीर को उसकी तरफ आते देखा तो वो चेहरे के कब से नॉर्मल तासुरात थे और उसके बाद आहट पाकर चेहरे पर फिर से हवाइयाँ उड़ने लगी। वो करीब आया। हरीम अपनी जगह दम साधगी। सलाम सरदार जी। इम्तियाज़ ने सलाम किया। जायश ने सर हिलाकर जवाब दिया। इम्तियाज़, सरदारनी का सामान आया है, अंदर जाकर समेट दो और देखो किसी चीज़ की कमी पेशी तो नहीं, अगर है तो वो सामान भी फौरन मंगवा लो। जायश की संजीदगी से हुक्म पर इम्तियाज़ फौरन वहाँ से खिसक गई। जायश उसकी जानिब मतवज्जो हुआ और जो होश रुबा हुस्न लिए एक अनोखे और अछूते रूप में उसके सामने आकर उसके होश पूरी तरह उड़ा चुकी थी। सुर्ख लिबास में उसका गोरा बदन चांदनी की तरह धमक रहा था। सुर्ख चूड़ियाँ कलाइयों तक हसीन तर बना गई थी। वो मबहूस सा एक ट्रांस के आलम में से देखे गया। हरीम को अपनी पुश्त उसकी निगाहों की तपश से झुलसती हुई महसूस हुई और उसका दिल उसे देखे गया। हरीम को अपनी तरफ और देखते हुए अंदर से ही जिंदा जला ले। वो धीमे कदम उठाता उसके दाएं तरफ आया। आप कैसी तबीयत है? तुम्हारी टेम्परेचर तो नहीं लग रहा है, जायश ने कहते हुए बेइख्तियार होकर हाथ की दरमियानी 2 उंगलियों से उसका माथा छूकर हरीम बिदक कर 2 फुट पीछे हटी। जायश के माथे पर बहुत ही बेइख्तियार बलों का जाल बिछ गया। जायश को उसके साफ तासुरात साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ से भागने को पर तुल रही है। वो तो जायश ही उसके सामने फैलकर खड़ा था और अभी तक भाग नहीं पाई थी। हरीम रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा। जायश ने उसे तसल्ली देना चाहिए मगर वो लाल बब्बू का चेहरा लिए उसके पहलू से आहट निकलने लगी। जब उतनी ही तेजी से जायश ने उसकी कलाई थाम ली। अगर यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं अंदर चला जाता हूँ। जायश ने संजीदगी मगर नरमी से कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है।
وہ درستی سے کہتی، اسے بالا ہی بالا کچھ باور کرواتی وہاں سے چلی جا چکی تھی۔ جائش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور وہ کافی دیر سرخ ہوتا وہیں پہ کھڑا رہ گیا۔ حریم بھاگ کر تیزی سے اندر آئی اور اگلا سانس وہیں آ کر سہم کر بری طرح سے وہ کمرہ جو فی الحال اسی دیو سے بچنے کے لیے اسے جائے پناہ لگا، دروازے پر کھڑے لمبے لمبے سانس بھر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت اور استعجاب اور صدمے سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر داخل ہوئی تو ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ بیڈ پر اس کے لیے کپڑوں کی پیکٹس کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جوری کے ڈبے، 8-10 جوتوں کے ڈبے، میک اپ کا سامان، کچھ اور ضروری سامان۔ وہ اس سب سامان کو امتیاز بری طرح احتیاط سے پیک کر کے ڈریسنگ میں انتہائی نفاست اور ترتیب سے رکھ رہی تھی، اور یہ سب ڈرامے بازی دیکھ کر تنگ آ گئی تھی، اکتا گئی تھی، پوری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ جانے دو، اسے بے اعتبار آدمی سے اعتبار کر کے اپنا آپ سونپ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد اسے گھر پہنچا دے گا، مگر اب دھوکہ دے کے یہ مناظر دیکھ کر وہ خود ہی غصے سے پوری طرح اپنے آپ سے باہر ہوئی، امتیاز کی جانب لمکی۔ اتنی دیر میں جائش بھی کچھ ڈور سے بندھا اس کے پیچھے ہی کمرے کے دروازے تک چلا آیا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ حریم لپک کر امتیاز کے سر پر پہنچی اور ہینگر میں ہینگ کیا وہ سوٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹکا۔ وہ سمجھی کہ اسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، معاف کر دیں، آپ پریشان مت ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی کروں گی، میں ویسے ہی آپ کا سامان رکھ دوں گی، وہ گھبراتے ہوئے انداز میں بولی، مگر اپنے الفاظ سے حریم کو پھر سے سر تا پاؤں جھلسا گئی۔ کس نے کہا یہ میرا سامان ہے؟ حریم نے کہتے ہوئے بیڈ پر پڑے پیکٹ جھٹکے سے زمین بوس کیے۔ یہاں کا کچھ بھی میرا نہیں ہے، کہتے اس نے جوتوں کے ڈبوں کو ٹھوکر ماری، اور نہیں ہے یہ میرا سامان، سنا تم نے؟ میں کل جا رہی ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، نہیں ہے میرا سامان، وہ ہذیانی ہو کر چلائی۔ اتنی دیر میں جائش کمرے میں داخل ہو گیا اور کمر پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی اور دکھ سے دیکھی گیا اور اب جولری کو باکس زمین پر بے دردی سے پھینک رہی تھی۔ امتیاز کے سامنے اس تماشے کی وجہ سے جائش سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے بازو سے کھینچ کر سامان سے پیچھے ہٹایا۔ وہ سسک کر رو دی۔ حریم بہیو یور سیلف، جائش نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ چھوڑے مجھے، جانے دیں، میں نے کہا چھوڑے مجھے، وہ اس پورے سامان کو آگ لگا دوں گے۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی اس کی گرفت میں بن آپ مچھلی کی طرح پھڑپڑائی اور اپنا آپ چھڑوا کر میک اپ کا سامان زمین بوس کر ڈالا، اور اب کی بار جائش کی بھی برداشت سے جواب دے چکی تھی۔ تبھی وہ اس کی جانب لپکا اور اس کے دونوں بازو تھام کر جائش اسے اپنی جانب کھینچ کر کہیں کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ جائش نے اس کی کمر کے گرد بازو کو سختی سے بھر کر گھیرا تنگ ترین کیا، اور تمہیں شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی سردارنی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ جائش کے لب و لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ سرخ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھنگا حریم امتیاز کے سامنے کی گئی اس پاگل آدمی اس درجے بے باکی کی شاندار مظاہر پر خواص میں لوٹی تھی، اور اس لیے دم سادگی۔ چھوڑے مجھے، کمزور سا لہجہ تھا جیسے وہ شرم و حیا سے زمین میں گڑ گئی اور اس کے بازو میں کھسمسائی۔ امتیاز جاؤ یہاں سے، اور جاتے وقت دروازہ لاک کر جانا۔ جائش کے اسی سرد لہجے میں لب و لہجے میں کہنے کی دیر تھی کہ حریم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ امتیاز جو سر جھکائے کھڑی تھی فوراً حکم کی تعمیل کرتی کمرہ کو لا کر کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے حریم اب بھی تیش اور اشتعال میں اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ واٹس رانگ ود یو حریم؟ یہ کچھ سامان ہی تو ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے، اس میں اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ جائش نے اب بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل آپ مجھے میرے گھر جانے دیں گے، اور تمہارا گھر۔ جائش نے اس کی بات بیچ میں اچک لی اور اس کی باہوں میں جتنا مچل رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون ہو کر کھڑا اس کے من موہنے سراپے میں خود کو الجھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر کون سا ہوتا ہے حریم؟ جائش جہانگیر، اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تم کس کی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے حریم کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر اس سے متضاد ادھر جائش اس کی حالت سے بالکل بے خبر اس کی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ایک قدم دور دھکیلا۔ آپ کو پتہ نہیں مانتی میں اس دھوکے کی شادی کو؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اوقات میری نظر میں ایک ردی کے کاغذ کے ٹکڑے جتنی بھی نہیں، سمجھے آپ؟ اور وہ چیخ کر بولی تھی، مگر جائش کو اپنے الفاظ سے سر تا پیر تک جھلسا گئی تھی اور اس کے دل و دماغ کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ سینے میں پاگل ہوتے دل کو جیسے کسی نے اپنے پیر تلے کچلا تھا۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا اور اسے اپنی شدت سے بری گرفت میں لے کر کمر کے گرد پھر سے بازو خائل کیے۔ حریم نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور ایک مرتبہ پھر اس کی وحشت اور شدت بری گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جائش کی سانسوں کی حدت پہ تپش نے حریم کا چہرہ جھلسایا اور جائش اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے لبوں کو غور سے دیکھا۔ مسز سردار جائش جہانگیر، جانتی ہو میرے نزدیک اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنو، مجھے لگتا ہے کہ تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، صرف میری ہو۔ یہ نصیب کے کھیل تھے جو تم خود بخود میرے
पास वो पहुंचा देगी, मेरे नसीब में लिख देगी। अब तुम मेरी इज्जतों और मेरे वजूद का हिस्सा हो, जिसे खुद से काट कर दूर नहीं फेंक सकता। सुना तुमने, चाह कर भी नहीं। अब इन सांसों को मतलूब हो तुम, और इस रूह की ज़रूरत बन गई हो तुम। इन आंखों के दीदार के लिए हर वक्त अपने पास चाहिए हो तुम। सुना तुमने हरीम। जायश की धीमे सुरों में की गई गंभीरता से भरपूर सरगोशियों से उसका पूरा वजूद लरसने लगा था। मगर वो फिर से बोले क्या, मगर साथ साथ उस अब मुँह जोर जज्बों से चूर होकर उसके एक एक नक्श को अपने तिश्ना लबों से छूने लगा। हरीम, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? जायश ने अपने होंठों से उसके गुजार गाल को छूकर पूछा, और हरीम को लगा कि उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप 2 दिन के बाद मुझे जाने देंगे। वो बोलकर सिसक पड़ी। जायश ने बेखुदी के आलम में वो आंसू अपने लबों से चुने। हरीम ने अपनी जगह से अपना सांस तक रोक दी कि इसकी जिसारतें भरने लगी। दूर हटे सीने में पसलियों से टकराते हुए पागल दिल तंग आकर वो बोल गई, मगर वो तो जैसे उसके नर्म और नाजुक मुलायम वजूद को बाहों में भरकर दुनिया बुला बैठा था। हरीम, जायश ने भारी बोझल लहजे में उसे पुकारा तो हरीम की रूह काम की। वो अब तो उसकी जिसारतों की ताब न लाती, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर करती बहुत तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर बंद हुई थी। जायश ने धुआं चेहरा लिया, अपने लबों ला बुरी तरह कुचले। काश ये सब इतना आसान होता जितना उसने फर्ज कर लिया था। दूसरी जानिब वो ड्रेसिंग के दरवाजे से टेक लगाए गहरी गहरी सांस भरती अपनी हालत सुधारने की कोशिश में हलकान होती जा रही थी। वो कभी उस शख्स की कुर्बत खुद से सहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और अब वो अपना चेहरा और गर्दन अंगारे की तरह देखते हुए इस लमस की खुशबू की सूरत में अपने बदन में सराहियत करती बेचैनी महसूस कर रही थी, और उसे इस संतान से निकलने की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। वो अपने कोल से ही मुकर चुका था। तभी बेबसी और गम से निढाल होकर वो फिर बिलक बिलक कर रो दी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहां से जाए। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी प्लेट पर झुका गायब दिमागी के आलम में बिरयानी से जैसे खेल खेल रहा था। अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया था, ज़रूरी काम निपटाते रात के 11 बज चुके थे। घर आकर पता चला कि अब तक ड्रेसिंग रूम में खुद को बंद किए हुए था। उसने बार बार इम्तियाज़ को हरीम को डिनर के लिए बुलाने भेजा था, मगर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, और इम्तियाज़ बुरी तरह झिड़क कर वापस दिया। इम्तियाज़, एक मरतबा फिर कोशिश करो। सर सपाट लहजे में दिए गए हुक्म पर इम्तियाज़ खामोशी से उसे बुलाने गई, और उसने कमरे में आकर उसे बारहा आवाज़ें दी, मगर अब की बार उसे जवाब देने की भी तौफीक नहीं की थी, और वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और जायश के सामने आकर नफ़ी में सर हिला दिया। जायश ने चंद नवारे जहर मारकर अपने हाथ से खाने से खींच लिया, और सरदारनी का खाना एक प्लेट में निकाल दो। जायश के कहने पर इम्तियाज़ ने एक ट्रे तैयार करके थमाई। जायश खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ, ट्रे टेबल पर रखी और कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो संजीदगी से ड्रेसिंग के दरवाजे तक आया। हरीम, उसने पुकारा। मैं जानता हूँ तुम सुन रही हो। हरीम, फौरन से पहले आकर खाना खाओ, मेडिसिन लो और खामोशी से लेट जाओ, तो तंग नहीं करूँगा। जायश बोलकर उसके जवाब का इंतजार किया, मगर वो खामोशी रही। ओके राइट, मैं अपने ड्रॉर से इसकी डुप्लीकेट चाबी ला रहा हूँ। हरीम, अगर ये दरवाज़ा आज मैंने खोला तो याद रखना, आज की सारी रात तुम्हें अपनी इस छोटी सी गलती पर पछताना पड़ेगा। जायश ने स्पाट लहजे में कहा तो वो खामोश हुआ। उससे अगले ही पल की आवाज़ पर दरवाज़ा खुलता चला गया, और जायश की निगाहें फिर से उसके सोगवार सुर्ख होते हुए चेहरे का तवाफ करने लगी। बाहर आकर खाना खाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे भूख नहीं है, वो चीख कर बोली। फिर भी कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा। वो भूखी शेरनी बनी गुनाई। दरअसल तुम मेरी नरमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हो हरीम, और मेरी सख्ती तुम्हारी ये छोटी सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जायश के माथे पर बलों और लहजों के सर्दपन का ने हरीम ने फिर से बेजान किया। वो चुपचाप सोफे की जानी बढ़ गई। जायश बेड पर बैठकर बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। हरीम चंद नवाले ही हलक से नीचे उतार पाई थी। खाना खाकर उसने उठकर मेडिसिन ली, और वो न देखकर उसकी एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। मेडिसिन लेकर उसने बेड पर ही उसे कंबल उठाया और जाकर 3 सीटर सोफे पर लेटकर सर पैर तर इस सिंगल कंबल पर लेट गई। जायश के सीने में एक अलावा सा भड़क गया, जैसे वो फिर से बेड पर लेटकर अपनी आंखों पर अपना बाजू रख गया। जायश हरीम की ये हरकत देखकर एकदम हैरान हो गया। रात के जाने कौन सा पैर था जब जायश सीने में जलते भाभड़ से बेजार होकर बेड से उठ बैठा, और जज्बों का शोरश दिल में तूफान में जाने लगा। वो अपनी कैफियत से बुरी तरह बेबसी महसूस करने लगा, और एक नज़र सोफे की जानिब देखा। वो बेड से उठा और बगैर आवाज़ पैदा किए, बगैर आहट के वो हरीम तक पहुंचा और उसे नरमी से अपनी बाहों में भर लिया।
اسی نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اپنے اور اس کی کمفرٹ کو درست کیا، اور غیر معمولی ایسا احساس ہونے پر حریم کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا وہ اس پر پوری طرح سے قابض ہے۔ حریم خوف اور دہشت کے مارے کچھ بول تک نہ پائی، اور اس کے ہر ستم پر اس نے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ حریم کی بند آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ جائش اس کے کان کے قریب آہستگی سے جھکا تھا اور اس کے اتنا قریب چلا آیا کہ اس کی نازک دھڑکنیں اسے اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب جبکہ پوری طرح اس سردار کی ہو چکی ہو تو یہ گریز کس لیے جانم؟ جائش کا مخمور لہجے نے اس کی سانس مزید اس پر تنگ کی تھی۔ السلام علیکم